स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है एसआईआर के बारे में। समय समय पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटिंग लिस्ट का जो ऑथेंटिकेशन है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए एसआईआर का ड्राइव है उसको चलाया जाता है। जो प्रेजेंट समय में ड्राइव चलाया गया है उसमें 1.5 करोड़ जो वोटर्स हैं उनका नेम डिलीट हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये ड्राइव है वो क्यों चलाया जाता है, अल्टीमेट इसका पर्पज़ क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारी कंट्री के अंदर में जो वोटिंग लिस्ट एग्जिस्ट किया करता है, जो कि आप देखिए कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए जो वोटिंग प्रोसेस हुआ करता है उसके लिए वोटिंग लिस्ट है वो इम्पोर्टेंट है। कोई भी फॉरेनर पर्सन है उसको यहाँ पे वोटिंग राइट है वो ना मिले। वोटिंग राइट ना मिले इसके साथ जो वोटर्स हैं इस लिस्ट के अंदर में उनका जो आइडेंटिटी है उसको ऑथेंटिकेट किया जा सके, उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। और कोई भी न्यू वोटर यहाँ पे इंक्लूड हुआ हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में वो लिंकेज है उसको सेटअप कर सके, इसके लिए ड्राइव है वो चला करता है। तो अल्टीमेट पर्पज़ क्या है कि वोटिंग लिस्ट का जो प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन को इस्टेब्लिश है वो किया जा सके। सेकंड, आप देखिए कि ये ड्राइव को चलाने के रिगार्डिंग में जो पावर है वो किसको दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके रिगार्डिंग में एम्पावर है वो किया गया। इलेक्शन कमीशन है वो समय समय पे ड्राइव को कंडक्ट करता है। इंडिपेंडेंस के बाद में आप देखिए कि मल्टीपल टाइम्स ये कंडक्ट हुआ है। तो किस आर्टिकल के थ्रू ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर है, आर्टिकल 324 है, जो कि इलेक्शन कमीशन को हमारा जो कम्प्लीटली इलेक्शन प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने का, उसको सुपरिटेंडेंट करने का जो पावर है वो ग्रांट करता है। थर्ड, आपको यहाँ पे क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, अभी तक हमारे कंट्री में ये कितने टाइम्स कंडक्ट हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद में। तो ये जो नंबर है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ये आपका होमवर्क है। क्या यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या क्या कितनी बार ये ड्राइव है वो कंडक्ट हुआ है। आप देखिए कि रिसेंट प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अंदर में जो डीलिमिटेशन का जो एक्सरसाइज हुआ करता है उससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अभी तक कितनी बार डीलिमिटेशन का जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट हो चुका है। तो 3 एक्सरसाइज तो आप देखिए कि कंटिन्यूस वे के अंदर में हुए थे। 10 ईयर के गैप का जो समय है उस दौरान के अंदर में फर्स्ट जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो 1951 के समय हुआ था। सेकंड, आप देखिए कि 1961 है और फिर 1971 है। और फिर एक जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो 2002 के समय रहा। तो इस तरीके से 4 टाइम डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज हो चुका था। ऐसा यूपीएससी ने एक प्रीलिम्स पेपर के अंदर में काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है वो पूछ लिया था। तो हो सकता है एसआईआर के बारे में आ जाए कोई क्वेश्चन, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी बार ये कंडक्ट हो चुका है। अब ये जो कंडक्ट हो रहा है इससे पहले कब कंडक्ट हुआ था, 2003-4 के समय ये कंडक्ट हुआ था, 2003-4 के समय। इस वजह से आप देखना कि 3-4 के बाद में जो नए वोटर यहाँ पे बने हैं, नए वोटर का जो नेम रजिस्टर हुआ है उनको अपना जो आइडेंटिटी है उसको ऑथेंटिकेट करना है, फैमिली मेम्बर्स के साथ में अपना लिंकेज को सेटअप करना है। कुछ यहाँ पे जो आईडी कार्ड्स हैं उनको मेंशन किया गया है कि उन आईडी कार्ड्स को सबमिट करते हुए अपना जो जो आइडेंटिटी है उसको लिंकेज है वो यहाँ पे फैमिली ट्री है, फैमिली मेम्बर है, उसके साथ में कर सकते हैं। आप देखिए कि सबसे पहले ये जो ड्राइव अब स्टार्ट हुआ तो बिहार के वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। बिहार के वहाँ पे जब स्टार्ट हुआ तो कोर्ट के अंदर में अप्रोच किया गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा भी अप्रोच किया गया, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी पेटिशंस उनको फाइल किया था। अर्लियर फेज में जो आइडेंटिटी कार्ड्स जो वहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे या इलेक्शन कमीशन ने जो बताए थे वो लिमिटेड थे। बट आप देखिए कि जो लार्जर जो संख्या है, जो कॉमन पब्लिक है वो यहाँ पे अपना आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर सके, इसके लिए कुछ कुछ जो प्रेजेंट समय के जो वोटिंग आई जैसे एपी कार्ड जो हुआ करता है, वोटिंग के रिगार्डिंग में जो एपी कार्ड होता है उसको भी इंक्लूड किया गया उसके अंदर में। एपी कार्ड के अलावा आप देखिए कि जो आधार कार्ड है उसको भी इंक्लूड है वो किया गया है। तो क्या स्टूडेंट्स, अगर किसी पर्सन के पास में आधार कार्ड है तो क्या ये प्रूफ है कि वो पर्सन इंडिया का सिटीजन है। आप देखिए कि इंडिया का सिटीजनशिप उसको मिला है या नहीं मिला है उसका प्रूफ नहीं है किसी भी पर्सन के पास में आधार कार्ड का अवेलेबिलिटी होना। ये स्टेटमेंट भी यूपीएससी ने 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दे दिया था। अभी आप देखिए कि पासपोर्ट के रिगार्डिंग में एक इश्यू हुआ था कि पासपोर्ट को है हमारा सिटीजनशिप का जो ऑथेंटिकेट प्रूफ है वो नहीं माना जाएगा, वो भी अभी एक पिछले कुछ समय से वो न्यूज में था।
क्यों हमारा अथॉरिटी है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को इस तरीके से एक फुल प्रूफ है वो नहीं बताते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो आपके पास में कम्प्लीटली इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो आपके पास में है, ये इसका प्रूफ है। क्योंकि आप देखिए कि हमारा जो कंट्री है वो लार्जर नंबर के अंदर में है, काफ़ी डाइवर्स कंट्री है, और किसी भी पार्ट के अंदर में जो डॉक्यूमेंट को यहाँ पे रिसीव करना, डॉक्यूमेंट को गेन करना कोई डिफ़िकल्ट टास्क वो नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे सिटीजन नहीं हैं, उनके पास में भी आधार कार्ड है। वैसे तो आप देखिए आधार कार्ड का एक प्रोसेस ये भी है कि कोई पर्सन अगर लार्जर समय के लिए इंडिया में रहता है तो उसको भी ये मिलता है। कोई फॉरेनर पर्सन अगर मोर देन 12 मंथ के आसपास इंडिया में रिजाइड करता है तो उसको भी आधार कार्ड है वो मिल सकता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देखा। डिलीटेशन के अगर हम पॉइंट्स के बारे में देखें तो क्या बेसिक रीज़न हो सकता है इतना लार्जर नंबर के अंदर में पब्लिक का जो नेम है उसका डिलीट होना। एक तो आप देखिए कि जो बेसिक रीजन्स हैं कि किसी पर्सन के द्वारा माइग्रेशन कर लिया गया हो अदर पार्ट के लिए, वो एक बेसिक रीजन है। बट इतना लार्जर नंबर के अंदर में माइग्रेशन है वो नहीं हो सकता। हमारा जो इंटर कंट्री जो माइग्रेशन है आप देखिए कि वो इतना लार्जर नंबर्स के अंदर में नहीं है। और इंट्रा कंट्री जो माइग्रेशन के बारे में अगर हम देखें तो आप देखिए कि लोग जाते हैं अदर पार्ट के लिए, बेटर लाइवलीहुड के लिए जाया करते हैं, बट उनका जो वोटिंग का जो 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 प्रोसेस है वो उनके नेटिव एरिया के अंदर में ही आपको मिलेगा। तो माइग्रेशन एक रीज़न हो सकता है। सेकंड आप देखिए कि नेचुरल जो रीज़न है कि किसी वोटर का यहाँ पे डेथ हुआ हो, क्योंकि डेथ के जो नंबर्स हैं वो भी काफ़ी लार्जर हुआ करते हैं। और काफ़ी बार जो वोटर का डेथ हो चुका है बट उनका जो नेम है वो कंटिन्यूस वोटिंग लिस्ट के अंदर में एग्जिस्ट करता है। डबल डबल नेमिंग भी एक यहाँ पे एक रीज़न है वो हुआ करता है। दो तीन ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनका नेम है वो एनरोल हुआ है, तो डबल नेमिंग भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से भी यहाँ पे वोटर्स का जो नेम है वो डिलीट हुआ है। तो ये तो कुछ यहाँ पे बेसिक रीजन्स हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा क्या रीज़न हो सकते हैं? इसके अलावा ये हो सकता है कि उनके पास में डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर में आप देखिए कि जो नेम का स्पेलिंग है उसका मिस्टेक है, तो उस वजह से उनका नेम डिलीट हुआ हो। कोई हर एक डॉक्यूमेंट में सिमिलर नेम ना होना एक कॉमन इशू है, स्पेल मिस्टेक होना एक कॉमन इशू है हमारे कंट्री के अंदर में। फोर्थ आप देखिए कि डॉक्यूमेंट का ही ना मिलना, अगर वो किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जो आइसोलेटेड है, वल्नरेबल एरिया है, जैसे आप देखिए कि बिहार का जो कोसी का एरिया है उसके अंदर में अगर उनका प्रेजेंस है, और कोसी का जो रिवर है वो शिफ्ट करता है, चेंज करता है अपने कोर्स को, तो आप देखिए कि अगर उनका जो हाउस होल्ड है, जो उनका घर है, अगर कोसी का शिफ्टिंग के अंदर में फ्लड में आ चुका है तो वहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट लॉस हो सकते हैं। ये कुछ बेसिक रीजन्स हो सकते हैं, यहाँ पे लोग अपना जो आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। तो एसआईआर के बारे में हमने देखा क्या हमारी कंट्री के सभी स्टेट्स में कंडक्ट होता है, मैक्सिमम स्टेट्स में कंडक्ट होता है। आसाम के वहाँ पे आप देखिए कि एनआरसी का कॉन्सेप्ट होने की वजह से वहाँ पे स्पेशल रिवीजन है उसको कैरी आउट किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि रिसेंटली हमारा जो यूथ पॉपुलेशन है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। अब यूथ का जो इम्पोर्टेंस है उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने भी रिकॉग्नाइज किया है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के अंदर में, उन्होंने भी इनको आप देखिए कि रिकॉग्नाइज है वो किया है कि यूथ जो है डार्कनेस का सिचुएशन में एक लैंप लाइट के रूप से काम करते हैं, कि लोगों को गाइड किए हैं हमारी कंट्री को। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप अपना जो वॉइस है उसको रेज कर सकते हो, आपको जिस जिस पॉइंट के रिगार्डिंग में ऑब्जेक्शन है उसके अगेंस्ट में आप देखोगे यूनाइट होकर अगर अपना वॉइस को रेज करो तो वहाँ पे कुछ रिजल्ट है वो आपको मिल सकता है। एग्जाम के पर्पज से अब आपको क्या पता होना चाहिए? एक तो आप देखिए कि यूथ के बारे में जब भी मेंशन किया जाता है, और इस साल ये जो टॉपिक है लास्ट 1-2 मंथ से न्यूज़ में है, तो यूथ के रिगार्डिंग में आपको जो पॉइंट्स हैं वो ज़रूर से प्रिपेयर है वो करने चाहिए। पॉइंट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने चाहिए इसके रिगार्डिंग में जो कोई कोटेशन है, जैसे कि आप देखिए कि नेल्सन मंडेला नाम के एक लीडर होते थे साउथ अफ्रीका के, उनका एक कोट था, उनका एक लाइन था कि यूथ ऑफ टुडे लीडर ऑफ द टुमारो, कि किसी भी कंट्री के अंदर में आज वो प्रेजेंट समय में यूथ है तो फ्यूचर के समय उस कंट्री के वो लीडर हैं वो रहेंगे, तो उनको आप देखिए कि जो पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। कंट्री का जो मेन डिसीजन मेकिंग्स हैं उनके अंदर उसका डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन के अंदर में भी उनका पार्टिसिपेशन है वो होना चाहिए। स्वामी विवेकानंदा हैं जो भी आप देखिए कि यूथ का जो 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 वर्क है, यूथ की रिगार्डिंग में जो फेथ है उसको शो करते हैं कि हमारा जो कंट्री के अंदर में फेथ है, बट आप देखिए कि कंट्री का जो अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो यूथ के थ्रू रहेगा। तो यूथ के अंदर में जो फेथ होना यहाँ पे
जरूरी है। ये स्वामी विवेकानंदा का एक स्टेटमेंट है। अगर हम हमारी कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप देखिए कि हमारा जो मीन यूथ एज है वो काफ़ी कम है। जैसे हमारा 29 एक यूथ मीन एज है वो माना करते हैं। मीन्स हमारा लार्जर जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है। और यूथ पॉपुलेशन है तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको आप देखिए कि बेटर स्किल चाहिए, बेटर यहाँ पे एजुकेशन चाहिए। स्किल एजुकेशन के अलावा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है उसका भी रिक्वायरमेंट है, जिससे कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम बेटर वे में यूटिलाइज कर सकें। हमारा जो ग्रोथ जर्नी है, विकसित भारत का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है 2047 के समय में इंडिया को विकसित भारत के रूप से इस्टेब्लिश करने का। तो अल्टीमेट आप देखिए कि डिस्कशन आपको पता होना चाहिए यूथ के रिगार्डिंग में। यूथ के रिगार्डिंग में स्कीम्स तो आपको याद होना चाहिए, बट अगर हम बात करें क्या हमारे कंट्री में यूथ डे है वो ऑब्जर्व हुआ करता है, तो आप देखिए कि स्वामी विवेकानंदा जो कि एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी रहे हैं यूथ पॉपुलेशन के लिए। हमेशा उन्होंने वर्कहोलिक जो थिंग्स हैं उनको प्रमोट किया है अपने कोट्स के थ्रू में। तो स्वामी विवेकानंदा जो हैं उनका जो बर्थ का जो डे है 12 जनवरी, उसको हम यूथ डे युवा दिवस के रूप से ऑब्जर्व हैं वो किया करते हैं। अब ये तो उनके ऑब्जर्वेशन के बारे में हुआ। स्वामी विवेकानंदा आप देखिए कि हमारे कंट्री में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसका भी इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन है वो ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए। उसका भी उनका एक जो डिस्कशन है वो काफ़ी बार आर्टिकल्स में पब्लिश होता है कि जब स्वामी विवेकानंदा शिकागो के लिए जा रहे थे वहाँ पे रिलीजियस पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उस दौरान में आप देखिए कि एक हमारे कंट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उनके साथ में थे। और अब उनके साथ में थे तो उन्होंने डिस्कस किया कि किसी भी कंट्री का जो यूथ है वो साइंटिफिक एजुकेशन, जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको यहाँ पे कैरी आउट करे। और उसके लिए आप देखिए कि ऐसे हमारे जो साइंस के इंस्टीट्यूशन हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें और कोई नया जो इनोवेशन है उसको ला सकें। तो वो जो बिजनेस पर्सनैलिटी है उन्होंने JRD टाटा वो बिजनेस पर्सनैलिटी थे, उन्होंने आप देखिए कि बाद के अंदर में IISc जो बेंगलोर है उसको इस्टेब्लिश किया था। IISc बेंगलोर जो हमारी कंट्री का एक लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है प्रेजेंट समय के अंदर में। तो उन्हीं से इंस्पायर वो बताया जाता है, उस जर्नी में वो पार्ट थे कुछ समय के लिए और उस पार्ट में उन्होंने इस तरीके से साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए डिस्कशन है वो किया था। क्या स्टूडेंट, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में रीड करते हैं, हमारे कंट्री में जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी गई हैं एवरी इंडियन सिटीजन का ये ड्यूटी, तो क्या इसमें भी साइंटिफिक टेम्पर का मेंशन है? यस स्टूडेंट, साइंटिफिक टेम्पर को हमें प्रमोट करना है, उसके बारे में फंडामेंटल ड्यूटी के पार्ट में मेंशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे सिचुएशन के बारे में है कि जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बस आप देखिए कि इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, तो बस के बारे में बताया गया। जो हिली वेज हैं, हिली वेज के अंदर में ये कॉमन थिंग्स हैं, वहाँ के जो रास्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और पहाड़ के अंदर में जो रहने वाले जो ड्राइवर्स हैं वही आप देखिए कि उन एरियाज़ के जो स्किलफुल ड्राइवर हैं वो हुआ करते हैं। तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में है। चंबा के बारे में और आपको क्या पता होना चाहिए? एक तो आप देखिए कि वहाँ से एक काफ़ी फेमस रिवर है वो निकलती है, रावी नाम का जो रिवर है उसी के बैंक के ऊपर में जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो सिचुएटेड है। और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट को के जो नियर बाई एरिया हैं उनको इनबाउंड किया जाता है, उनको सराउंड किया जाता है हमारे यहाँ पे जो धौलाधर रेंज है उसके द्वारा। धौलाधर जो कि आप देखिए कि लेसर हिमालय का पार्ट है और धौलाधर के अलावा स्टूडेंट जो पीर पंजाल रेंज है वो भी इस चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसको बाउंड है वो किया करती हैं। तो रावी रिवर जो कि इंडस वैली रिवर सिस्टम का पार्ट है, रावी का एक ट्राइब्यूटरी भी है, साल रिवर, वो भी वहाँ से फ्लो है वो करती है चंबा डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे। एग्जाम के पर्पज़ से और क्या पता होना चाहिए? आप देखिए कि जब हम रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड डेथ के बारे में रीड करते हैं तो पहले ये जो NCRB का जो डाटा है वो नंबर हुआ करता था कि 1.73 जो डेथ हैं वो पर ईयर बेसिस में हमारे कंट्री में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हुआ करती हैं। कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, कि क्वालिटी रोड नहीं है, ओवर स्पीड के अंदर में व्हीकल है, जो ड्राइविंग कंडीशन है वो आप देखिए कि ड्रंक एंड ड्राइव है, प्रॉपर उनका स्लिप नहीं हुआ, रोड के अंदर में सडनली वहाँ पे चेंज हुआ है कि रोड पहले वाइड था फिर आप देखिए कि नैरो होता है। तो ये भी कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, रोड क्वालिटी, ड्राइवर का सिचुएशन, इसके अलावा व्हीकल का जो सिचुएशन, वहाँ पे कंडीशंस किस तरीके का है, कोई नेचुरल ऐसा कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से उनका इंसिडेंट हो सकता है। काफ़ी बार आप देखिए कि जो रोड के साइड के अंदर में जो यहाँ पे बोर्ड्स लगाए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के
ये इतने लार्जर होते हैं कि व्हीकल के ऊपर में इनका गिर जाना ये भी एक एक्सीडेंट का कारण है, वो बनते हैं। तो ये कुछ रीजन्स होते हैं जो रोड एक्सीडेंट के बिहाइंड में होते हैं। एनसीआरबी का जो रिसेंट डाटा है वो यहाँ पे इन नंबर्स को चेंज करता है कि पर ईयर बेसिस के ऊपर में 1.73 लाख है, उससे ज़्यादा अब नंबर्स जो कैजुअलिटीज़ हैं वो होने लगे हैं। शायद ये नंबर 1.79 है अब। ये आप एक बार ज़रूर से देखना, आपके डाटा के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। कोई आंसर अगर आप लिखोगे, अभी जो एनसीआरबी ने रिसेंटली ये डाटा रिलीज़ किया था, तो ये आप एक बार ज़रूर से इसको रेफ़र कर लेना, गूगल कर लेना कि प्रेजेंट डाटा कितना है। 1.73 नहीं है, इससे चेंज हुआ है। फिर आप देखिए कि मणिपुर जहाँ पे हाईवेज का जो ब्लॉकेज हुआ था उनको ओपन है वो कर दिया गया है, उनको ओपन कर दिया गया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो फ्री मूवमेंट कोई अलाउ करता है, मणिपुर में वायलेंस कंटिन्यूस था, अब फ्री मूवमेंट हुआ है। स्पेशली जो NH सेकंड है, NH सेकंड वहाँ का लाइफलाइन के रूप से उसको कंसिडर करते हैं। तो हो सकता है यूपीएससी को जो एक रैंडम क्वेश्चन पूछता है वो हाईवेज के पर्सपेक्टिव से कोई क्वेश्चन पूछ ले, एरिया स्पेसिफिक, जो NH सेकंड है वो कहाँ पे है, NH1 कहाँ पे है, NH थर्ड कहाँ है, NH4 कहाँ है, एरिया स्पेसिफिक इस तरीके से सवाल आपसे हो सकते हैं। पहले आप देखिए कि ये जो मणिपुर का ये जो हाईवे है ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट रहा था। मणिपुर और नागालैंड का ये जो एरिया है, जिन्होंने आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी पर्सपेक्टिव से भी एक रोल प्ले किया था। वहाँ पे मणिपुर का ही वो मोरांग का एरिया है जहाँ पे आज़ाद हिंद फौज फर्स्ट टाइम अपना जो फ्लैग है उसको होस्ट करता है, इंडिया का जो मेन लैंड है वहाँ पे। आज़ाद हिंद फौज म्यांमार के एरिया से नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर में एंटर है वो किया था। आज आप देखिए कि 9 अगस्त का डे है, आज का जो डे है वो 9 अगस्त का है। और 9 अगस्त के समय जो क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 के समय, वो भी देखने के लिए मिला था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आप देखिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट एक लीडरलेस मूवमेंट भी इसको बोलते हैं। क्विट इंडिया जो मूवमेंट है इसको लीडरलेस मूवमेंट है वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक दिन पहले MK गांधी के द्वारा अपने डिस्कशन में कहा था कि हमें एक लास्ट एफर्ट को कैरी आउट करना है, डू एंड डाई के कॉन्सेप्ट को कैरी आउट करना है। बट जैसे ही 9 अगस्त का डे होता है उससे पहले जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मेन लीडर्स हैं, उनको आप देखिए कि अदर पार्ट के लिए लेके चले जाते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं, डिटेंड कर लिया जाता है और फिर मास के द्वारा वो मूवमेंट होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट है। तो एक लीडरलेस मूवमेंट था, मास लेवल पे जो कम्युनिटी है उसको कैरी आउट किए थे। हमारे काफ़ी सारे ऐसे भी जो लीडर्स थे उस समय में जिन्होंने आप देखिए कि जो डेट अंडरग्राउंड एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया था, जैसे कि उषा मेहता या उषा शर्मा है जिन्होंने अंडरग्राउंड जो रेडियो चलाया था, सीक्रेट रेडियो उनके द्वारा चलाया गया। काफ़ी सारी सीक्रेट सोसाइटी हैं वो बने थे। जो जयप्रकाश नारायण हैं और भी राम मनोहर लोहिया हैं, ऐसे काफ़ी सारे लीडर्स हैं जिन्होंने आप देखिए कि उस समय एक सीक्रेट वर्कर के रूप से काफ़ी लार्जर वे में कंट्रीब्यूट है वो किया है। तो ये मणिपुर के बारे में था, हाईवेज ओपन किए गए हैं, अब उसके बारे में बेसिक बताया गया। यूएस का जो सीनेट है, जो अपर हाउस है यूएस का, वहाँ पे आप देखिए कि एक बिल है वो क्लियर हुआ है। बिल क्या बताता है कि रसिया के साथ में जो टॉप ऑयल परचेजर हैं उनके अगेंस्ट में 100% का जो टैरिफ है उसको इम्पोज किया जाएगा। अब आप देखिए कि टॉप ऑयल परचेजर तो कौन है, चाइना है, चाइना के बाद में इंडिया है, चाइना के बाद में इंडिया है। और अभी हमारा जो रिसेंट मंथ का जो ऑयल परचेज है वो तो 50% पहुंचा है रसिया के वहाँ पे। रसिया पहले तो हमें डिस्काउंट रेट के ऊपर में ऑयल प्रोवाइड करता था, बट वेस्ट एशिया सिचुएशन में हमारे पास में एक सिंगल सोर्स है जहाँ से हम लार्जर वे के अंदर में परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंट रेट के ऊपर में तो अब ऑयल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी इंडिया ने वहाँ से परचेज है वो लार्जर नंबर्स के अंदर में किया है। तो ये एक बिल लाया गया है जो 100% हमारे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा सकता है, उसका थ्रेट यहाँ पे दिया गया। बट अब ये जो बिल है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसके अंदर में जाएगा, वहाँ से पास होने के बाद में ये एग्जिस्टेंस में आ सकता है। हाउस ऑफ सीनेट उनका जो है वो अपर हाउस है, जैसे हमारे राज्यसभा है, बट एक डिफरेंस है, हमारे राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि हर एक स्टेट को सिमिलर काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। किसी स्टेट में आप देखिए कि 31 सीट्स हैं, किसी स्टेट में 10 हैं, किसी में 5 हैं। बट वहाँ पे यूएस में जो है हर एक स्टेट का जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो 2 वहाँ पे हुआ करते हैं, इसलिए सीनेट का जो मेंबरशिप है वो वहाँ पे 100 है वो एग्जिस्ट करता है।
नेक्स्ट अगर हम रीड करें झारखंड के बारे में है, बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। अब आप देखिए कि वहाँ पे प्रोटेस्ट है, पिछले कुछ समय से वहाँ पे प्रोटेस्ट है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट किया गया है। जब भी हम किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में रीड करते हैं तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 का जो आर्टिकल है ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग में भी हुआ करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी के अलावा आप देखिए कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका भी ये आर्टिकल्स हैं वो सिमिलर ही यहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट है, उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है वो किया गया है कि फेयर जो रिक्रूटमेंट है उसको किया जा सके। नेक्स्ट आप देखिए कि नोएडा के अंदर में जिन वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था, अब प्रोटेस्ट के बाद में आप देखिए कि गवर्नमेंट ने उनको अश्योर भी किया कि जो बेसिक उनको इनकम है वो दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे इनफॉर्मल का जो सेक्टर है उसके अंदर में प्रॉब्लम क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में आप देखिए कि लार्जर प्रॉब्लम ये है कि उस जो वर्कर है उससे आप देखिए कि जो वर्क है वो ज़्यादा करवाना, वर्क इस तरीके से आपको करवाने के लिए मिलेगा कि इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ करता है। काफ़ी बार आप देखिए कि अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, ऐसे इंस्टीट्यूशंस आपने देखे होंगे, तो आप देखिए कि वहाँ पे हार्डली एक ब्रेक मिलता है जो 15 टू 20 मिनट्स का हुआ करता है। कुछ तो ऐसे भी वर्किंग साइट्स होते हैं जिसमें जो वर्कर्स का जो मोबाइल है उसको डिपॉजिट करवा लिया जाता है और वो हार्डली जो 10 टू 15 मिनट है उस समय भी उनको नहीं दिया जाता, और वो जो 12 आवर के बाद में उनका जब जॉब का शिफ्ट ख़त्म होता है उसी के बाद में उनको दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स तो लिए हैं, चेंजेज किए हैं यहाँ पे, बट आप देखिए कि अब वो जो वर्कर हैं उनके पास में नई जॉब का होना एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन में है। उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे जो जो उनको जो अंडर पेमेंट जो मिला करता था, और काफ़ी बार आप देखिए कि अंडर पेमेंट जैसे मान लो कि तो 12,000 है वो वहाँ पे प्रोमिस कर दिया गया और बाद में ये जो 12,000 है वो भी नहीं मिलेगा, वो भी 10,000 ही उनको दिया जाएगा। तो इस तरीके से अंडर पेमेंट होता है, काफ़ी बार ये पैसा भी काट लिया जाएगा किसी रीजन की वजह से। जो जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर का ये प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, नेक्स्ट आप देखिए कि जो वो है वो डाटा सेंटर्स के बारे में है। हिडन जो कॉस्ट इसका होगा, हिडन कॉस्ट क्या होगा, वोटर का जो इश्यू है वो ये क्रिएट करेगा। तो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से वोटर इश्यू के बारे में कहा गया कि डाटा सेंटर्स को सेटअप करना, डाटा प्रोसेसिंग, इन सभी के लिए हर एक कंट्री का एस्पिरेशन हुआ करता है। बट ये इनका हिडन कॉस्ट किस तरीके से है, ऑलरेडी हमारा जो ग्राउंड लेवल वोटर है वो आप देखिए कि काफ़ी काफ़ी आपको डिक्लाइनिंग वे में मिलेगा। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो वुमेन्स हैं अपना डे का जो कुछ समय है वो निकालते हैं वोटर कलेक्शन के अंदर में, और ये वुमेन्स को ही आप देखिए कि वुमेन्स का ही समय इसमें जाता है। मेल का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो काफ़ी कम है। इस तरीके से वोटर कलेक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर में उनका पार्टिसिपेट किया जाना, तो ये हिडन कॉस्ट का यहाँ पे इम्पैक्ट है वो बताया गया। फिर आप देखिए कि हमारा जो इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी है उनका जो ट्रेडिशनल डाइट है, कैसे उनका जो गट माइक्रोब्स है उनको यहाँ पे यूनिक बनाता है, उनको सेफ है वो करता है। तो एक्चुअली में हमारा जो ट्रेडिशनल डाइट्स हैं इंडियन ट्राइब्स का, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल आप देखिए कि जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं तो हाई डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं उनको कंज्यूम करना, कि हाई डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं, हाई डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पे कंज्यूम करना एक रीज़न ये होता है जो उनको यूनिक बनाता है उनके गट हेल्थ को यहाँ पे। फिर आप देखिए कि जो हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो ग्रेन्स होते हैं उनको कंज्यूम किया जाना, वो भी यहाँ पे एक इनको डिफरेंट वे के अंदर में इनका जो गट हेल्थ है उसको प्रिपेयर करता है। अर्बनाइजेशन धीरे धीरे इंडिजीनियस जो फूड हैबिट्स हैं उनको डिस्ट्रॉइंग सिचुएशन में है, उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया कि अर्बनाइजेशन की वजह से धीरे धीरे हमारा जो ट्रेडिशनल जो थिंग्स हैं जो कंज्यूम की जाती थी, ट्रेडिशनल जो हमारा हेल्थ प्रोसेस है उसका जो एंटी लैक्टिक आप देखिए कि जैसे अर्बनाइजेशन की वजह से जो नंबर्स हैं वो इमर्ज हुए हैं, बट वो आपको ट्रेडिशनल वे में रूरल एरिया में जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको कंज्यूम करना, वही उनका आप देखिए कि जो प्रोटीन का भी मेन सोर्स होता है, वही उनका जो अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हुआ करता है। तो ये यूनिक जो डाइट हैबिट्स हैं उनके बारे में मेंशन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूपीआई चार्ज के बारे में है। अब आप देखिए कि यूपीआई चार्ज के बारे में बेसिक्स क्या है। प्रेजेंट समय में जब हम यूपीआई के बारे में देखते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या यहाँ पे प्रेजेंट समय में इस प्लेटफॉर्म का कोई फ़ी लगता है, तो प्रेजेंट समय में ये फ्री है, प्रेजेंट समय में ये फ्री है, वो एग्जिस्ट करता है। बट एक नया लॉ है वो प्रपोज किया गया है,
टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल, टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026। इसके अंदर में कहा गया कि कुछ यहाँ पे जो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि बैंक्स और जो यूपीआई कंपनी है उनको कुछ पैसा चार्ज करने का, मर्चेंट से चार्ज करने का या अलाउ है वो करता है फॉर सर्टेन यूपीआई पेमेंट। अब ये यूपीआई पेमेंट कैसे होनी चाहिए, वो एक डाटा बताया गया है कि मोर देन 2000 का अगर ट्रांजेक्शन रहेगा तो कुछ फ़ी यहाँ पे चार्ज है वो किया जाएगा। इसमें अब आप देखिए कि कंसर्न क्या है, फियर क्या है, यहाँ पे एक चिंता क्या है। चिंता यही है कि मर्चेंट के ऊपर में अगर चार्ज किया जाएगा तो मर्चेंट आप देखिए कि अपने पास से पे नहीं करेगा, एक कॉमन जो सिविलियन है उसी से वो ज़्यादा पैसा है वो चार्ज करेगा। अगर उनको यूपीआई पे करना है तो आपको ज़्यादा यहाँ पे पैसा है वो पे करना होगा। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एमडीआर के बारे में, जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट अगर हम बात करें एमडीआर के बारे में, मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में, एमडीआर बेसिकली एक फ़ी हुआ करती है जो मर्चेंट है जो बैंक्स को पे करता है या पेमेंट प्रोसेस के लिए जिसका भी वो नेटवर्क यूज करता है उसके लिए वो पे है वो किया करता है। ये एमडीआर का जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी एग्जिस्ट किया करता है, बट 2020 के समय जो यूपीआई ट्रांजेक्शन जिनको फ्री किया गया और उसके बाद में आप देखिए कि ये फ्री जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। आरबीआई के जो हमारे जो 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 गवर्नर हैं उनका एक स्टेटमेंट आया था कि किसी ना किसी को तो ये जो कॉस्ट है वो पे करना होगा, किसी को तो पे करना होगा, और उस कॉस्ट के बाद में ही आप देखिए उस स्टेटमेंट के बाद में ही ये चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। अब एमडीआर का जब हम प्रोसेस को देखते हैं तो कितने काइंड का यहाँ पे फ़ी है वो पे करना होता है। 4 इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट के अंदर में 4 कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है यहाँ पे इंटरचेंज फ़ी की, जो इंटरचेंज फ़ी। अब ये जो इंटरचेंज फ़ी है उसका मीनिंग क्या है कि जो उन बैंक्स को पे किया जाता है जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है, क्रेडिट एंड डेबिट का जो कार्ड है उसको इशू करते हैं। फिर प्रोसेसिंग फ़ी है, तो ये प्रोसेसिंग किसी गेटवे को अगर यूज किया गया है तो उसको यहाँ पे किया जाना। नेटवर्क फ़ी है कि पेमेंट नेटवर्क जिसको यूज किया गया, जैसे वीज़ा का है, मास्टर कार्ड है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसका जो पेमेंट का जो नेटवर्क है उसको अगर यहाँ पे यूज़ किया गया। और स्टूडेंट्स इसमें टैक्सेशन भी हुआ करता है, तो इंटरफेस फ़ी है, प्रोसेसिंग फ़ी है जो प्रोसेसर्स के थ्रू गेटवे को पे करना होता है, नेटवर्क फ़ी जिसका नेटवर्क यूज किया गया, और टैक्सेशन भी इसमें होता है। तो टैक्सेशन भी इसमें होता है जो जीएसटी इसके अंदर में पे किया जाता है। 2020 के बाद में गवर्नमेंट ने अब देखिए कि मैंडेट किया कि ट्रांजैक्शन जो यूपीआई के थ्रू होगा, रुपए के थ्रू होगा, उसके ऊपर में एमडीआर जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो यहाँ पे चार्ज है वो नहीं होगा। और अदर जो कार्ड का जो ट्रांजैक्शन है उनके ऊपर में ये हुआ करता है, बट एमडीआर का जो यूज है यूपीआई एंड रुपए के थ्रू वहाँ पे ये चार्ज नहीं किया जाएगा। प्रेजेंटली जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद में ये चेंजेज आए हैं। गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव चलाए हैं जो कि लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन है उसको प्रमोट है वो करते हैं। अब प्रपोजल, अल्टीमेट प्रपोजल का मीनिंग यही है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में चेंज किया जाए, लार्ज ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे फ़ी है वो किया जाए, और लार्ज ट्रांजैक्शंस को फ़ी किया जाए तो कॉमन सिविलियन के ऊपर में इसका जो बर्डन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, नहीं इंक्रीज है वो होना चाहिए। तो उसके बारे में बताया गया। जंतर मंतर का जो साइट है उसके पर्सपेक्टिव से है कि जंतर मंतर के ऊपर में जो प्रोटेस्ट हुआ तो दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में, उन्होंने कहा है कि एक कंसर्न को ये रेज करता है। इस तरीके से आप देखिए कि कंटिन्यूस इस जंतर मंतर को एज ए प्रोटेस्ट साइट के रूप से यूज कर किए जाना। फिर सुप्रीम कोर्ट का भी एक कंसर्न है वो उन्होंने भी रेज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिनों पहले जब ये प्रोटेस्ट हुआ था, कि जो साइट है वो स्मॉलर है, लार्जर संख्या में अगर लोग वहाँ पे आते हैं तो उतने लोगों को डील करने के लिए नहीं है जंतर मंतर का जो साइट है। तो क्या करना चाहिए, एक नया साइट यहाँ पे डेजिग्नेट करना चाहिए जिससे लोग प्रोटेस्ट कर सकें। अब ये जंतर मंतर को क्यों चूज किया जाता है, क्या जो वो 18th सेंचुरी का जो वहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है क्या वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है? आप देखिए उसके अपोजिट में होता है, रोड के ऊपर में वो प्रोटेस्ट हुआ करता है। अब इसको यूज इस वजह से किया जाता है, एक तो पार्लियामेंट के ये पास में है, पार्लियामेंट के पास में है,
और जो जो सिक्योरिटी जोन है हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ दिल्ली का, उस सिक्योरिटी जोन से आप देखिए आउटसाइड में है, तो उस तरीके से रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, पार्लियामेंट के पास में भी नज़दीकी है, तो जंतर मंतर के वहाँ पे इस तरीके की वजह से प्रोटेस्ट होते हैं और काफ़ी सारे प्रोटेस्ट होते हैं। क्या समय से इंडिपेंडेंस से ही जंतर मंतर एक साइट होता है हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट का? तो इंडिपेंडेंस के समय से नहीं था। पहले आप देखिए कि जो जो हमारा कर्तव्य पथ का एरिया है, जिसको पहले हम राजपथ बोलते थे, उस राजपथ के वहाँ पे आप देखिए कि एक बोट क्लब हुआ करता है, तो 90s के समय बोट क्लब जो है वो प्रोटेस्ट साइट होता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि बोट क्लब के वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था, महेंद्र सिंह टिकैत नाम के एक लीडर हैं, किसान लीडर हुआ करते थे, उनका एक एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें काफ़ी संख्या में जो क्राउड है वो वहाँ पे आया था। और स्पेस का आप देखिए कि ज़रूरत होता है, क्राउड कंट्रोल के लिए एक स्पेस है, उसका रिक्वायरमेंट होता है, तो उसी वजह से फिर यहाँ पे जो प्रोटेस्ट साइट है उसको चेंज किया गया। 2017-18 के समय भी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया था कि जंतर मंतर के एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने कंसर्न को रेज करते हैं। तो एक बैलेंस अप्रोच का हमें ज़रूरत है, किसी भी प्रोटेस्ट साइट के वहाँ पे लोग पीसफुल प्रोटेस्ट भी करें और वहाँ पे जो पब्लिक ऑर्डर है उसको भी इंश्योर है वो किया जाए। पब्लिक ऑर्डर आप देखिए कि पीसफुल असेंबली का एक रीजनेबल जो रेस्ट्रिक्शन है वो अवेलेबल है कि पब्लिक ऑर्डर का किसी तरीके से हार्म है वो नहीं होना चाहिए। फिर आप रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए कि जो सेंसिटिव केस हैं, कोई कोई ऐसे केस हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वहाँ पे किस तरीके से जो जजमेंट्स को कैरी आउट करना है, तो एक हैंडबुक को प्रिपेयर है वो किया गया है कि कोई भी जजमेंट के अंदर में जो स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग है वो नहीं शो होना चाहिए, कोई किसी भी तरीके से जो यहाँ पे पैट्रियार्कल जो माइंड सेट है उसका भी शो है वो नहीं होना चाहिए। और पिछले कुछ जजमेंट्स में ऐसे कुछ स्टेटमेंट है वो आए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए कि जो नेशनल जुडिशियल अकेडमी है भोपाल का, वहाँ के एक एक्सपर्ट पर्सन है अनिरुद्ध बोस है, उनका लीडरशिप में ये हैंडबुक को प्रिपेयर किया गया है, जो पहले के हैंडबुक को रिप्लेस करता है और जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको अवॉइड करना है, पैट्रियार्कल माइंडसेट को अवॉइड करना है और सेंसिटिव वे के अंदर में ये जो इशू है उनको डील करना है। बस यही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए इस न्यूज़ के बारे में। फिर आप देखिए कि यूक्रेन ने डिनाई किया है कि उन्होंने बुल्गारिया के ऊपर कोई किसी तरीके से ड्रोन अटैक नहीं किया। एक यूक्रेन से जाने वाला जो पाइपलाइन है उसके नियर बाई एरिया में ये जो एक्सप्लोज है वो हुआ है, तो उसके बारे में यूक्रेन का स्टेटमेंट आया है कि बुल्गारिया के वहाँ पे उनका कोई जो टारगेट अटैक है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट, टर्की के वहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। टर्की ने आप देखिए कि उनका जो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो कुर्दिश कम्युनिटी है, उनको यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशंस हैं वो दिए गए हैं। तो वन काइंड ऑफ चेंज यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। कुर्दिश से एक लीडर हैं जिनको भी आप देखिए कि जेल में रखा गया था, उनका भी रिलीज हुआ था और उनके जो डिमांड्स हैं वो मांगे गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि डेट टर्की के ही लीडर का एक स्टेटमेंट है कि ये जो ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है और पाकिस्तान है, तो ये नाटो में जिस तरीके से आर्टिकल 5 में जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव डिफेंस का, वही यहाँ पे रहेगा, उसी तरीके से ये वर्क है वो करेगा। तो इसको आप इस्लामिक कंट्रीज़ का जो डेट नाटो है वो बोल सकते हो, क्योंकि पहले आप देखिए कि सऊदी और पाकिस्तान का जब एग्रीमेंट हुआ था तो उस समय भी उसको इस्लामिक नाटो के रूप से कहा गया था कि वो कलेक्टिव डिफेंस को प्रमोट करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि वहाँ पे यूएस में अपॉइंटमेंट के बारे में है न्यूज़, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट। फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसका एक स्टेटमेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में ये कहा गया ईरान के द्वारा कि डिस्कशन तो उनका ओमान के साथ में हुआ है, पर जब तक यूएस वहाँ से विड्रोवल नहीं करेगा, यूएस अपना जो करेक्ट बिहेवियर को शो नहीं करेगा, वहाँ पे कोई डील का एग्जिस्टेंस में आना एक डिफ़िकल्ट रहेगा, डिफ़िकल्ट टास्क रहेगा। सर्बिया के लिए जो यूक्रेन के लीडर हैं वो गए हैं, रसिया ने अटैक किया है, कंटिन्यूस रसिया और यूक्रेन का जो अटैक है वो न्यूज़ में है। हमास ने कहा कि जो बोर्ड ऑफ पीस का जो प्रपोजल है कि वो अपने आप को डिसआर्म करे, बट उनका जो कंडीशन है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज वहाँ से विड्रोवल करें, तो उन्होंने कहा है कि वो रेडी हैं उस प्रपोजल के रिगार्डिंग में, यूएस का जो गजा प्लान है उसके लिए, बट इजरायली डिफेंस फोर्स विड्रोवल करें। इजराइल के लीडर्स ने उसको डिनाई किया है। लेबनान ने कहा है कि इजराइल का जो ट्रूप्स है वो इन्फिल्ट्रेट किए हैं उनके विलेज एरिया के अंदर में, तो ये लेबनान और इजराइल का भी इशू है, इसी तरीके से इजरायली फोर्सेज का उनके एरिया में प्रेजेंस होना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ईस्टर्न पार्ट ऑफ आसाम के बारे में है, जहाँ पे फ्लड का सिचुएशन हुआ है। अब ये जो फ्लड का सिचुएशन हुआ है वो ईस्टर्न आसाम के कौन से एरिया हैं जिसमें हुआ है, जिसमें आप देखिए कि शिवसागर डिस्ट्रिक्ट है, शिवासागर डिस्ट्रिक्ट है,
चराईदेव नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कि अहोम मैडम्स के नाम से आप उसको देखते हो। अहोम जो ब्यूरियल्स हैं जिनको कि हेरिटेज साइट भी रिकॉग्नाइज किया गया है। जोरहाट का एरिया है। जोरहाट के अलावा आप देखिए कि गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये फ्लड का सिचुएशन हुआ। ब्रह्मपुत्रा का एक ट्राइब्यूटरी है उस रिवर के अंदर में, दिखो उस रिवर का नाम है, तो ये ब्रह्मपुत्रा का ट्राइब्यूटरी है जिसमें ये ओवर फ्लडिंग सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलता है। अब आप देखिए कि ये इश्यू को कैसे डील किया जा सकता है। अब इस इश्यू के रिगार्डिंग में जो एक्सपर्ट पर्सन है वो बोलते हैं कि लिमिटेड एक्सट्रीम रेनफॉल से ही ये लिमिटेड नहीं है, कुछ और भी रीजन है जो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि सैटेलाइट इमेज बताते हैं कि एक्सटेंसिव वे के अंदर में एक्सकावेशन का कैरी आउट करना, कि वहाँ से आप देखिए कि मिट्टी है उसका वहाँ पे खुदाई करना, वहाँ से मिट्टी का निकालना, डिफोरेस्टेशन का वहाँ पे होना, ह्यूमन इंटरवेन होना, रिवर का जो अपर रीचेज का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि और भी काफ़ी सारे इश्यू हैं, जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। ये यहाँ पे इस डिजास्टर को इंटेंसिफाइड करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं। नागालैंड के रिगार्डिंग में भी कुछ कुछ वहाँ पे एलिगेशंस लगाए थे कि कोल का वहाँ पे इलीगल माइनिंग होना, स्टोन कैरिंग है उसको कैरी आउट करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको कि झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो ये कुछ रीजन्स हैं जो कि यहाँ पे लार्जर वे के अंदर में फ्लड है उसके रोल को करते हैं। और आप देखिए कि हिली स्लोप है, वेजिटेशन का वहाँ पे स्ट्रेच अगर रिमूवल होगा, डिफोरेस्टेशन होगा, तो कैसे वल्नरेबल उस एरिया को करेगा इरोजन के लिए और लैंडस्लाइड की वजह से। तो कभी कभी यहाँ पे ये जो डिस्कशन होता है कि इस एरिया में जहाँ पे लार्जर वे में फ्लड होता है तो वो क्यों ना एक दो स्टेट एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन को कैरी आउट करें, जिससे कि ऐसे इश्यू हैं उनको डील किया जा सके। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।